नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 दिसंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बेहतर राशन वितरण के लिए 4000 नए डिपो खोलेगी सरकार, जनवरी से मांगे जाएंगे आवेदन। भिवानी पहुंचे पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला, बोले फरवरी मार्च में हिसार में रैली होगी, राजनीतिक फैसला वहीं पर होगा। मनीषा मौत मामला सैंपल जांच रिपोर्ट के बाद खुलेगा मौत का राज। डीजीपी पद से हटाए गए शत्रुजीत कपूर, आदेश हुए जारी, ओपी सिंह के पास रहेगा अतिरिक्त कार्यभार। हिसार में बीजेपी विधायक के खिलाफ महापंचायत होल्ड, पहले सतरोल खाप का प्रधान चुना जाएगा, रामकुमार गौतम को माफी मांगने के आदेश हुए। एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में कटौती की, अमृत वृष्टि स्कीम में अब 6.45% ब्याज मिलेगा। दक्षिण हरियाणा में आमजन के लिए बड़ी खुशखबरी, एम्स में इस महीने शुरू होने जा रही है ओपीडी। किसानों के लिए हाईटेक सर्वे करेगी हरियाणा सरकार, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा सारा रिकॉर्ड। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 31 दिसंबर तक करवाएं रबी फसलों का बीमा। इंस्टाग्राम पर सिर्फ अपनी पसंद का वीडियो देख सकेंगे, ऐप में नया एआई टूल योर एल्गोरिदम लॉन्च। और भारत ने 7 विकेट से जीता तीसरा T20 मैच, साउथ अफ्रीका पर 2-1 की बनाई बढ़त, अभिषेक गिल की 50 पार्टनरशिप। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। सुबह और देर शाम के समय ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है, जबकि सुबह के वक्त हल्की धुंध भी देखने को मिली है। दिन और रात के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। मैदानी इलाकों में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिला है। प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडी रातें हिसार की रही है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्र मोहन ने बताया कि हरियाणा में कुछ स्थानों पर एक बार फिर से शीतलहर व सूखी ठंड और पाला जमने की स्थिति देखने को मिलेगी। इस सर्दी का पहला बड़ा पश्चिमी विक्षोभ 17 दिसंबर को हिमालयी राज्यों में दस्तक देगा। वहीं 18 से 20 दिसंबर के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी व बारिश होगी। इससे पंजाब, हरियाणा समेत मैदानी राज्यों में सर्दी बढ़ेगी और रात के तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी, यानी रातें पहले से अधिक ठंडी रहेंगी। तो वहीं 16 दिसंबर तक घना कोहरा छा सकता है। हरियाणा में नए राशन डिपो खोलने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रस्ताव के तहत हर जिले और गांव में प्रत्येक 500 राशन कार्ड पर एक नया डिपो बनाया जाएगा। इस आधार पर करीब 4000 नए डिपो बनाने की योजना है। इनमें महिलाओं के लिए तकरीबन 1320 यानी 33% रिजर्व होंगे। विभागीय सूत्रों के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया जनवरी में पूरी कर ली जाएगी। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री इसे कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए पेश करेंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नए डिपो के लिए आवेदन जनवरी 2026 के आखिर तक शुरू होंगे, जिन्हें अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से लिया जाएगा। खाद्य महापूर्ति विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में डिपो धारकों के मृत्यु हो जाने या फिर अन्य कारणों से डिपो के पद खाली हैं। नए नियम के अनुसार हर 500 राशन कार्ड पर एक डिपो होना चाहिए, जिससे लगभग प्रत्येक गांव में कम से कम एक डिपो उपलब्ध होगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राशन लाभार्थियों को गाँव के पास ही डिपो मिलने की सुविधा उपलब्ध होगी। नए डिपो बनाने के प्रारंभिक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंजूरी दे दी है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में निरंतर नए प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गांव माजरा में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का निरीक्षण लिया और मार्च 2026 तक ओपीडी शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 तक एम्स के लिए तकरीबन 1700 कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने निर्माणाधीन एजेंसी को निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही इस वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने तक ओपीडी शुरू कर दी जाएगी। ओपीडी शुरू होने से रेवाड़ी जिले व आसपास के क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी काफी राहत मिलेगी। माजरा गांव में बनाया जा रहा 750 बेड की एम्स का कार्य तेजी से चल रहा है। 210 एकड़ में तकरीबन 1700 करोड़ रुपए की लागत से एम्स में सभी सुविधाएं मिलेंगी जो देश के अन्य एम्स में उपलब्ध हैं। माजरा एम्स में अगले जून या जुलाई 2026 के सेशन से मेडिकल क्लास भी शुरू की जाएगी। एम्स के शुरू होने से रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी और अलवर आदि जिलों के लोगों को दिल्ली या जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह एम्स दक्षिण हरियाणा का सबसे बड़ा स्वास्थ्य केंद्र बनने जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके भाषणों व बयानबाजी से जाट समाज नाराज चल रहा है। रविवार को इसी को लेकर उनके गृह क्षेत्र नारनौद की दादा देवराज धर्मशाला में विश्व जाट महासभा ने महापंचायत बुलाई गई। इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ समाजसेवी जगत सिंह खांडा ने की। पंचायत में वक्ताओं ने विधायक के सार्वजनिक मंच से दिए गए बयान की कड़ी निंदा की। इसे पूरे समाज के स्वाभिमान पर सीधा हमला बताया। विश्व जाट महासभा के प्रदेश महासचिव उपेंद्र सिंह डाटा ने पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि यह मुद्दा केवल एक व्यक्ति का नहीं
नहीं बल्कि पूरे समाज की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। इसी मामले पर विचार विमर्श के लिए ये पंचायत बुलाई गई है, जिसमें विभिन्न खाप प्रतिनिधि, किसान नेता, सामाजिक संगठन और बुद्धिजीवी वर्ग शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में मांग की है कि विधायक समाज के बीच आकर अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे बयान पूरे समाज के स्वाभिमान और सम्मान पर सीधा हमला है, उन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्ताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सतरौल खाप के नए प्रधान के चयन तक इस पूरे मामले को होल्ड पर रखा जाएगा। खाप के नए प्रधान के चयन के बाद दोबारा से एक बड़ी पंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें इस मुद्दे पर कड़े से कड़ा फैसला लिया जाएगा। फिलहाल रविवार को आयोजित पंचायत को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा में नए जिलों के गठन को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में हांसी को अलग जिला बनाने के लंबे समय से उठ रही मांग अब पूरी होती नजर आ रही है। प्रस्तावित जिला हांसी के मानचित्र के अनुसार इसमें हांसी, नारनौद और बवानीखेड़ा उपमंडल के दर्जनों गांव शामिल होंगे। यह नया जिला हिसार, भिवानी, जींद और रोहतक जिले की सीमाओं से सटा होगा, जिससे इसके प्रशासनिक अहमियत भी बढ़ जाएगी। प्रस्तावित मानचित्र के अनुसार हांसी उपमंडल से हांसी शहर के साथ कई गाँव नए जिले का हिस्सा बनेंगे। हांसी जिले के लिए प्रस्तावित मानचित्र में नारनौद कस्बे के अलावा कई गांव स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं। वहीं मानचित्र में बवानीखेड़ा उपमंडल को भी हांसी जिले का हिस्सा दिखाया गया है। इसके अंतर्गत भी बवानीखेड़ा कस्बा और कई अन्य साथ लगते गांव शामिल होंगे। भिवानी में रविवार को पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भिवानी की जाट धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की बैठक ली, वहीं हिसार रैली का निमंत्रण भी दिया। साथ ही रणजीत चौटाला कांग्रेस पर गरम तो भाजपा पर नरम दिखाई दिए। उन्होंने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए जातिवादी बयानबाजी करने वाले नेताओं को धमकाने की बात कही, लेकिन रैली के बाद किस पार्टी में जाएंगे ये पत्ते अभी नहीं खोले। पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि फरवरी या मार्च में हिसार में बड़ी रैली कर आगामी राजनीतिक फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा ही नहीं पूरे देश में क्षेत्रीय दलों का कोई भविष्य नहीं है। हर क्षेत्रीय दल को भाजपा या फिर कांग्रेस का सहयोगी बनना पड़ रहा है। चौटाला ने हरियाणा में नायब सरकार के 1 साल होने पर कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी शरीफ व भले आदमी हैं, अच्छे प्रयास कर रहे हैं। वहीं हरियाणा सरकार पर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ना बने तो आरोप लगा दो, 50 साल इन्हीं के पास सरकार थी। साथ ही कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों को भी बेबुनियादी आरोप बताया। झज्जर जिले में वायु गुणवत्ता के गंभीर श्रेणी में पहुंचने पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश अनुसार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप के चौथे चरण की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि ग्रेप 4 का मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण को त्वरित रूप से नियंत्रित करना तथा आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रशासन, उद्योग, निर्माण एजेंसियों एवं नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि नियमों की पूर्ण एवं सख्त पालना सुनिश्चित की जाए। विशेषकर बच्चे, बुजुर्ग, अस्वस्थ व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें। सार्वजनिक परिवहन, कार पूलिंग व ऑप्शनल साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। घर एवं कार्यालय में धूल नियंत्रण रखें। गीली सफाई यानी वेट क्लीनिंग अपनाएं। स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु मास्क का प्रयोग करें तथा चिकित्सीय सलाह का पालन करें। नागरिक खुले में कचरा, पत्तियां या फिर किसी भी प्रकार के अवशेष न जलाएं। किसी भी प्रकार का निर्माण या ध्वस्तीकरण कार्य करने से बचें। डीजल जनरेटर सेट का उपयोग न करें, आपातकालीन या अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर। वहीं निजी वाहनों का अनावश्यक रूप से उपयोग न करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रेप 4 प्रावधानों के उल्लंघन करने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में किसानों के लिए एक नई अपडेट सामने आई है। हरियाणा सरकार किसान केंद्रित डिजिटल पहल के तहत 1 जनवरी 2026 से किसान रजिस्ट्री यानी एग्रोस्टैक व 1 फरवरी 2026 से डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी डीसीएस शुरू करने जा रही है। ये कदम प्रदेश के किसानों और उनकी फसलों का एकीकृत स्टेक और पारदर्शी डाटा का आधार तैयार करने के लिए उठाया जा रहा है। इस अभियान को देश के सबसे बड़े डिजिटल कृषि अभियानों में जगह दी जाएगी। सर्वे ऑफ इंडिया को शेष गाँव की ज्योमेट्री मैपिंग 16 दिसंबर तक जमा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि किसान रजिस्ट्री सीधे पीएम किसान योजना से जुड़ी होगी, इसलिए सभी किसानों का समय पर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन किया जाएगा और फील्ड स्टाफ जैसे पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक किसानों की मदद के लिए समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित करेंगे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसान रजिस्ट्री पोर्टल 17 दिसंबर तक पूरी तरह से कार्यात्मक होना चाहिए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फतेहाबाद दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद खेल महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान टोहाना में नए बस स्टैंड का उद्घाटन भी किया। जाखल मंडी क्षेत्र में मल्टी कॉम्प्लेक्स शुरू किया। अपने इस दौरे के दौरान सबसे पहले उन्होंने पंचनद सेवा सदन का उद्घाटन किया। उन्होंने सेवा सदन के लिए 31 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इसके बाद सैनी समाज द्वारा आयोजित जलपान कार्यक्रम में शिरकत की। फिर MM कॉलेज में सांसद खेल महोत्सव के ग्रैंड फिनाले का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रवीण जोड़ा, पूर्व विधायक तूड़ाराम सहित कई अन्य नेतागण उपस्थित रहे। सांसद खेल महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह सांसद खेल महोत्सव सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि एक स्वास्थ्य उत्सव है। यह हमारे खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम कर रहा है। ग्रामीण प्रतिभाओं को खेल से जोड़ने की एक केंद्र सरकार की अनोखी पहल है। सांसद खेल महोत्सव में तकरीबन 4000 खिलाड़ी 9 खेलों के मुकाबलों में भाग लेंगे। इनमें कबड्डी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल, खो खो, क्रिकेट और बॉक्सिंग शामिल है। इनके अलग अलग जगह पर मैच कराए जाएंगे। हरियाणा में किसानों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। बता दें कि PM फसल बीमा योजना के तहत किसान 31 दिसंबर तक अपनी रबी सीजन की फसलों, गेहूं, सरसों आदि का बीमा करवा सकते हैं। इससे किसानों को प्राकृतिक आपदा आने पर होने वाले नुकसान की भरपाई होगी। रबी सीजन 2025-26 के लिए गेहूं, सरसों, जौ, चना और सूरजमुखी को बीमित फसलों की श्रेणी में शामिल किया गया है। गेहूं के लिए 487 रुपए 86 पैसे, सरसों के लिए 327 रुपए 44 पैसे, सूरजमुखी के लिए 330 रुपए 75 पैसे और जौ के लिए 310 रुपए 91 पैसे और चना के लिए 239 रुपए 79 पैसे प्रति एकड़ के प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है। जिन किसानों को अपनी फसलों का बीमा करवाना है, वह अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नए भूमि रिकॉर्ड के अनुसार जमाबंदी, बिजाई का प्रमाण पत्र तथा मेरी फसल मेरा ब्यौरा सहित संबंधित बैंक या CSC केंद्र के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी IGNOU द्वारा एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। यह एम्प्लॉयमेंट फेयर 23 दिसंबर 2025 को आयोजित होने जा रहा है। इस मेगा जॉब ड्राइव में IGNOU के वर्तमान छात्रों और पूर्व छात्रों को अवसर मिलेगा। यह रोजगार मेला NBCC EDC घिटोरनी मेट्रो स्टेशन के पास नई दिल्ली में आयोजित होगा। मेले में हिस्सा लेने वाले सभी उम्मीदवारों को सुबह 10 बजे रिपोर्ट करना होगा। इस मेगा जॉब ड्राइव में फ्रेशर्स और अनुभवी उम्मीदवारों दोनों के लिए रोजगार के मौके उपलब्ध करवाए जाएंगे। आयोजन के तहत कस्टमर सर्विस, टेक्निकल सपोर्ट, इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस, बैंकिंग और इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर सेल्स तथा नॉन टेक्निकल प्रोसेस जैसे पदों के लिए ये भर्तियां की जाएंगी। इस जॉब ड्राइव के जरिए दिल्ली, NCR, गुरुग्राम, नोएडा, अहमदाबाद और जयपुर सहित तमाम शहरों में नियुक्ति के मौके मिलेंगे। जो भी उम्मीदवार इस मेले में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, उन उम्मीदवारों को अपने साथ अपडेटेड CV, सरकारी पहचान पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और शिक्षा व अनुभव से जुड़े हुए सभी दस्तावेज लाने होंगे। मारुति सुजुकी सोनीपत की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कंपनी की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती की जा रही है। यदि आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, तो ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार फिटर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिस्ट, टर्नर, पेंटर, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक, सीट मेटल वर्कर और टूल एंड डाई मेकर में ITI धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 26 वर्ष तय की गई है। सैलरी 25,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। रिजर्व बैंक के रेपो रेट में 0.25 की हालिया कटौती का असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD की ब्याज दरों में कटौती की है। SBI ने अपनी स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम अमृत वृष्टि की ब्याज दरों में 0.15% की कटौती की है। अब SBI अमृत वृष्टि के तहत 444 दिनों के लिए FD कराने पर 6.45% सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन को सालाना 6.95% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। इसके अलावा बैंक ने 2 साल से लेकर 3 साल से कम अवधि की FD में 0.05% की कटौती की है। अब इस पर 6.45% के बजाय 6.40% ब्याज मिलेगा। नई ब्याज दरें 15 दिसंबर से लागू होंगी। गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी मनीषा की मौत मामले की जांच 4 माह से चल रही है। इस मामले में मनीषा के पिता संजय ने CBI के अधिकारियों से फोन पर बात की। इसमें CBI के अधिकारियों ने बताया कि मौके से जुटाई गई एक सैंपल की जांच रिपोर्ट सप्ताह भर बाद आएगी। इसके बाद मनीषा की मौत के राज से पर्दा उठाने की उम्मीद है। फिलहाल मनीषा के परिजन भी न्याय मिलने की आस लगाए बैठे हैं। मनीषा की मौत मामले की जाँच कर रही CBI की टीम 4 दिसंबर को दिल्ली लौट गई थी। हालांकि तब से CBI के अधिकारी मनीषा के परिजनों को फोन पर हुई बातचीत में आश्वासन
आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में अब भी कुछ तथ्यों की रिपोर्ट आने का हवाला दिया जा रहा है। बीते 11 अगस्त को लापता हुई मनीषा का शव गांव सिंघानी में 13 अगस्त को मिला था। तब से लेकर मनीषा की मौत रहस्य बनी हुई है। सीबीआई के लिए भी एक एक तथ्य जुटाने के बाद भी किसी निर्णय पर पहुंचने में समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश सरकार ने रविवार को भावांतर भरपाई योजना के तहत 380 करोड़ रुपए बाजरा उत्पादक किसानों के लिए जारी कर दिए हैं। सीएम ने किसान मोर्चा के पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे प्रदेश के किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के प्रति प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1,64,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। पिछले 11 सालों में किसानों को फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 15,728 करोड़ रुपए दिए गए हैं। खरीफ सीजन 2025 के फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए 53,821 किसानों को 116 करोड़ 51 लाख रुपए से अधिक राशि मुआवजे के रूप में जारी की गई है। सरकार ने गन्ने का भाव बढ़ाकर 415 रुपए प्रति क्विंटल तक कर दिया है, जो कि देश में सर्वाधिक है। सीएम ने कहा कि प्राकृतिक खेती योजना के तहत 2500 किसानों को 4 ड्रम प्रति किसान की दर से 75 लाख रुपए, 523 देसी गाय की खरीद के लिए 1 करोड़ 23 लाख रुपए की अनुदान राशि सीधा किसान के बैंक खाते में स्थानांतरित अब तक कर दी गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।